सब मेहमान रुखसत हो गए और शफक सिर्फ जोड़े में लिपटी घूंघट डाले अरसलान के कमरे में बैठी तो इसका दिल धक धक कर रहा था। कमरा जैसे ही खुलकर बंद हुआ शफक का दिल डूबा था। कदमों की चाप करीब आई और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। शफक ने पलके झुका ली, हाथ सर्द पड़ रहे थे। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आया, लेकिन वो फिर भी हिलने की हिम्मत ना कर सकी। वो बेड पर बैठ गया। शफक इसका नाम सुनकर इसने गहरी सांस ली। अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोल कर देख सकती। तुम नर्वस भी होती हो, अजीब सी बात है। शफक ने अपना चेहरा ऊपर करके देखा। मेरी मेरी पहली शादी है, इसीलिए शफक के अजीब सवाल पर अरसलान मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। इसकी ऐसी अहमकाना बातें इसे अच्छी लगती थी। हाँ, मैंने तो इस मामले में काफ़ी तजर्बे हासिल किए हैं। खैर, अरसलान ने गहरी सांस ली। जैसे ही शफक का हाथ पकड़ने लगा शफक ने अपना हाथ पीछे किया और घबराते हुए बोला, अरसलान प्लीज़ शफक भाई मत कहना। अरसलान ने इसे बीच में ही टोक दिया। देखिए आप मेरे साथ सुहाग रात नहीं मना सकते क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, इसने नरमी से कहा। अरसलान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं तुम छोटी हो, लेकिन इतनी भी नहीं तुम्हें बच्चा समझा जाए। 18 साल 3 माह की हो चुकी हो और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस उम्र की लड़कियां बालिग कहलाती हैं। इनका निकाह भी हो सकता है और इनके साथ सुहाग रात भी मनाई जा सकती है। इससे पहले कि अरसलान कुछ और कहता वो फ़ौरन से बोली, मुझे वक्त चाहिए। अरसलान ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं इस रिश्ते को फ़ौरन कबूल नहीं कर सकती, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे वक्त दे दें प्लीज़। शफक की आवाज़ किसी इल्तिजा की तरह थी, लेकिन अरसलान का ऐसा कोई मूड नहीं था। और अगर मैं वक्त ना दूं तो? अरसलान ने वारिफ्तगी से इसे देखकर कहा। शफक के अंदर से जान निकली थी। हज़ार जतन किए थे इसने इस रात से बचने के लिए, लेकिन फिर भी इस चंगेज़ खान की दुल्हन बनी बैठी थी और अब वो इसके साथ सुहागरात मनाने के लिए बेताब था। शफक ने बेचैनी से अपने नाखून चबाए। इसकी सब सहेलियां अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी और अब बस वही थी जो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई थी। क्या वाकई मुझे अरसलान भाई से इजाज़त लेनी पड़ेगी? इसने अपनी कज़न आयज़ा की तरफ देखकर आहिस्ता से पूछा। ये सवाल इसने आयज़ा से तीसरी बार पूछा था। अंदर ही अंदर वो इस चंगेज़ खान जैसे कज़न से इजाज़त लेना शफक को बहुत मुश्किल लग रहा था। आयज़ा ने कंधे उचकाए। तुम जानती हो कि घर में हम सब पर इनकी नज़र होती है, इनकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, तुम्हें इजाज़त तो लेनी ही पड़ेगी। अब जाओ। आयज़ा ने अपनी नज़र के चश्मे को दुरुस्त करते हुए कहा। शफक ने अपना थूक निगला और शफक ने गहरा सांस लिया और अपनी हिम्मत समेट कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और इसका रुख अरसलान के कमरे की जानिब था, जहाँ अरसलान हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में बैठा था और सफ़ेद कुर्ते में मलबूस, हाथ में किताब लिए जैसे किसी बादशाह की तरह अपने तख्त पर बराजमान हो। शफक ने एक लम्हे के लिए खुद को पुरसकून किया और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ। वही सख्त गिर लहजा। शफक की हिम्मत ने जैसे इनकार किया, लेकिन फिर खुद को संभालने लगी। शफक, कुछ नहीं होता, देखो बात तो करनी ही है, आखिर वो तुम्हें खा तो नहीं जाएगा। ये कहकर दरवाज़ा खोला और बड़े वादब अंदाज में इसके सामने जा खड़ी हुई। हम तुम हो, बोलो क्या काम है? अरसलान ने एक सरसरी सी निगाह इस पर डाली। वो मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, इसने हिचकिचाते हुए कहा। अरसलान ने किताब से नज़रें हटाकर इसे देखा, फिर वापस सफ़ा पलट दिया। बोलो। शफक एक पल के लिए अपने नाखूनों में उलझे हुए हाथों को देखा और फिर हिम्मत करके बोली, मुझे अपनी दोस्तों के साथ एक दोस्त की शादी पर जाना है। सब जा रही हैं तो मैं भी जाना चाहती हूँ। और सलाद ने चंद लम्हे इसे घूरा, फिर किताब बंद करके मेज़ पर रख दी और दोनों हाथ बांध लिए। इजाज़त नहीं है। ये सुनकर शफक को जैसे एक झटका लगा। मगर क्यों? सब जा रही हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैंने मना कर दिया है। इसके लहजे में हतमी फैसला था। शफक की आंखों में खफकी उभर आई। ये कोई वजह नहीं हुई। आप हमेशा मुझे रोकने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। ये बहाना नहीं, हकीकत है। मुझे पसंद नहीं कि तुम बिना किसी ज़रूरत के रात गए घर से बाहर रहो। मगर अरसलान भाई, शफक ने एहतजाज किया, ये सिर्फ एक शादी है, कोई जंग नहीं। अरसलान ने एक नज़र इस पर डाली। इसकी बेबसी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था, मगर वो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए दो लफ्ज़ों में बात ख़त्म की। बात ख़त्म, ये कहकर वो उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रात का वक्त हो चुका था। शफक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सब दोस्तें जा चुकी थी, मगर वो नहीं, वो ऐसे नहीं बैठ सकती थी। वो सारी तैयारी कर चुकी थी, बस निकली ही नहीं थी। इसने सोचा कि चंगेज़ खान सो गया होगा, इसीलिए अपने कमरे में जाकर गहरे नीले रंग का खूबसूरत लिबास पहना, हल्का सा मेकअप किया। वो परी से कम नहीं लग रही थी, मगर इस वक्त वो खुद को जेल में कैदी महसूस कर रही थी, जो किसी भी तरह आज़ादी हासिल करना चाहती थी। बस आहिस्ता से
निकल जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, इसने खुद से कहा और दबे दबे चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो बाहर निकली अचानक एक मानूस सी आवाज़ ने इसे मुंजमद कर दिया। कहाँ जा रही हो? शफक ने सांस जैसे बंद कर लिया। इसने आहिस्ता से गर्दन घुमा कर देखा और वहाँ अरसलान खड़ा था। गुप अंधेरे में इसका वजूद किसी साए की तरह लग रहा था, मगर इसकी नज़रें किसी शिकारी की मानिंद चमक रही थी। शफक कुछ नहीं बोली। अरसलान के इसके पास आया, कहने लगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शफक ने आंखें फटफटाते हुए कहने लगी, मैं कहाँ हूँ मैं? अरसलान ने से झंझोड़ा तो इसके पास जगह देखने लगी, जैसे सब कुछ इसके लिए अजनबी सा हो। कहने लगी, वो शहर में शायद मैं नींद में यहाँ आ गई। शफक ने फौरन कोई बहाना करने की कोशिश की, मगर दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मुझे नींद में चलने की आदत है। वो जल्दी से बोली, जैसे ये सब बेहतरीन वजाहत हो। अरसलान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे इसने वाकई कुछ नाकाबिल यकीन बात सुन ली हो। फिर अचानक वो आहिस्ता से मुस्कुराया। नींद में चलने की आदत? शफक ने जल्दी से सर हिलाया। हाँ, बहुत पुरानी आदत है, मैं ऐसे ही कभी कभी सोते में चलने लगती हूँ। अरसलान ने एक कदम आगे बढ़ाया। और क्या नींद में तैयार होने की आदत भी है? मेकअप, लिबास, जेवर सब कुछ नींद में पहन लिया? शफक ने मुंह खोला, मगर कोई जवाब नहीं मिला। और हील्स पहनकर नींद में चलने का क्या राज है? अरसलान ने एक नज़र इसके सुनहरी सैंडल्स पर डाली जो चमक रही थी। शफक को एहसास हो गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? इसने आखिरकार संजीदगी से पूछा। अरसलान ने हल्की सी सांस ली और आहिस्ता से कहा, क्योंकि मुझे तुम पर नज़र रखनी होती है। तुम शायद समझती हो कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी चलाने के लिए तुम्हें रोक रहा हूँ, मगर हकीकत कुछ और है। और वह हकीकत क्या है? शफक ने तनक कर पूछा। अरसलान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। शफक ये जुमला सुनते ही शफक को जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो और तुम ठीक हो या नहीं। ये बात तुम्हें शायद समझ ना आए, मगर मैं तुम्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकता। शफक की आंखों में बेयकीनी थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहीं ना जाऊं, घर में घुट घुट के मर जाऊं? अरसलान कहने लगा, ऐसा भी तुम पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। शाम को तुम जहां चाहे जा सकती हो, लेकिन आधी रात का फंक्शन हमारे ख़ानदान की कोई लड़की अटेंड नहीं करती। चलो जाओ अपने कमरे में। शफक के कदम बोझल हो गए थे। इसका दिल कह रहा था कि वो कोई ना कोई बहाना कर ले, मगर अरसलान की वो गहरी नज़रें जैसे सब भांप चुकी थी। मैंने सोचा था कि एक रात के लिए चली जाऊंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, इसने आहिस्ता से कहा, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए। क़यामत? अरसलान की आवाज़ में हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर इसके साथ ही एक सख्ती भी छुपी थी। तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हारे बड़े होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी भी हूँ, और ये जिम्मेदारी मुझे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती है। शफक रुक गई, मगर आप मुझ पर इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक शादी में जा रही थी, कोई जुर्म नहीं कर रही थी। अरसलान ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से इसके करीब आया। शफक ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर वो पहले ही दरवाजे से लगी हुई थी। ये सख्ती नहीं है शफक, ये हिफाजत है। तुम शायद समझ ना सको, मगर मैं जानता हूँ ये दुनिया कितनी बुरी चीज़ है। मैं तुम्हें यूँ जाने नहीं दे सकता। शफक की आंखें नम हो गई। तो आप ये फैसला भी खुद करेंगे कि मैं कहाँ जाऊँगी और कहाँ नहीं? जब तक मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं करूँगा। अरसलान का लहजा इतना मजबूत था कि कोई भी इस फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता था। ये सुनकर चुप सी हो गई। कुछ लम्हे तक खामोशी छाई रही। फिर अरसलान ने एक कदम पीछे हटाया, मगर इसकी नज़रें अब भी शफक पर थीं। अब अंदर चलो, इसने धीमे मगर हाकिमाना लहजे में कहा। शफक ने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा, जैसे इसकी आखिरी उम्मीद वहीं थी, मगर वो जान चुकी थी आज वो नहीं जा सकती। अपने कमरे में आकर कहने लगी, ये चंगेज़ खान अपने आप को समझता क्या है? हर वक्त हमारे सर पर सवार रहने की कोशिश करता है। पता नहीं कब मेरी इस शख्स से जान छूटेगी, कब यह अजाब मेरी ज़िंदगी से जाएगा। शफक ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा और अपने कपड़े तब्दील करने चली गई। चंद दिनों बाद शफक का रिजल्ट आया और इतना अच्छा नहीं आया था जितना सब को इससे उम्मीदें थी। और कुछ इसने सबके सामने लंबी लंबी डींगें मारी थी कि मेरे पेपर बड़े शानदार हुए हैं, पूरे सिंध में मैं टॉप करूंगी। लेकिन इसका अच्छे ग्रेड नहीं आए थे। और इस वक्त शफक मार्कशीट हाथ में लिए गहरी सोच में डूबी हुई थी। दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि शायद अच्छे नंबर आएंगे, मगर जब इसने कागज़ पर नज़र डाली तो बी ग्रेड देखकर दिल बैठ गया। या अल्लाह, अरसलान भाई को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने घबरा कर सोचा और जल्दी से मार्कशीट तय करके अपनी किताब में छुपा दी। मगर ये बात छुपने वाली नहीं थी। वो अभी मुतमईन भी नहीं हुई थी कि इसकी छोटी बहन अनुषा कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ बाजी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं, बस वैसे ही, शफक ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा।
मार्क शीट आ गई क्या? अनुषा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, शफक ने फौरन झूठ बोल दिया। तुम क्यों पूछ रही हो? इसकी आवाज़ में घबराहट नुमाया थी। अनुषा ने मशकूक नज़रों से देखा और कंधे उचका दिए। मुझे क्या लगेगा? पुतो और सलान भाई ने मुझसे पूछा था। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ। मामा आपको बुला रही हैं। शफक चाहती थी कि वो चंगेज़ खान भूल जाए कि शफक की मार्कशीट आ चुकी है, मगर इसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। इसे नहीं पता था कि एक शामत इसके इंतज़ार में है। शफक अभी अपने बिस्तर पर बैठी ही थी कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अरसलान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में क्या था? शफक की आंखें हैरत से फैल गई। मेरी मार्कशीट? वो बेख्तियार बोली। हाँ, तुम्हारी मार्कशीट, जो तुमने मुझसे छुपाने की बहुत कोशिश की। अरसलान ने कागज़ हवा में लहराते हुए कहा। ये आपको कहाँ से मिली? शफक ने बेयकीनी से पूछा। खौफ के बारे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी अनुषा से। अरसलान की नज़रें गुस्से से भरपूर थी। और मुझे हैरत हो रही है, तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम क्या समझती हो तुम अपना रिजल्ट छुपाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? शफक ने नदामत से नज़रें झुका ली। मैं नहीं चाहती थी आप नाराज़ हो। एक भोंदा सा बहाना इसने बनाया। नाराज़? अरसलान ने तंजिया हंसी हंसकर मार्कशीट इसके सामने फेंकी। बी ग्रेड। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने मुझे कितना मायूस किया है? शफक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत मेहनत की थी अरसलान भाई। ये अल्लाह बेड़ा वरक करे बोर्ड वालों का। कीड़े पड़े इनकी कब्रों में। जानबूझकर इन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की है। यकीनन मेरे पेपर किसी नालायक स्टूडेंट से चेंज कर दिए होंगे। शफक ने दिल खोल कर बद्दुआएं दी। मेहनत? अरसलान ने सख्ती से कहा। मेहनत का ये नतीजा होता है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर तुम अपनी फजूल जिदों से फुर्सत मिले तो कुछ करो, और अब जाहिलों की तरह अपनी गलती का कसूर तस्वुर दूसरों पर डाल रही हो। सारी दुनिया को बस तुमसे दुश्मनी है तो तुम्हारे पीछे पड़ेगी। जानती हो आयदा का 1 ग्रेड आया है, जबकि मुदस्सिर कराची में टॉप कर चुका है, और अनुषा से भी मुझे अच्छी उम्मीदें हैं। पता नहीं तुम किस पर गई हो? वो गुस्से से बिफर कर बोला। ये इतने भी बुरे नंबर नहीं है, शफक ने हल्की आवाज़ में कहा। मेरे लिए ये बेकार है। अरसलान का लहजा तल्ख था। मैंने तुमसे कभी कमज़ोरी की उम्मीद नहीं रखी थी शफक, मगर तुमने मुझे मायूस कर दिया। ये कहकर वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए और शफक बेबसी से मार्कशीट को देखती रह गई, आंखों में आंसू लिए। तुम इधर इधर जाओ शफक, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा। और हाँ, तुम्हारी दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद है। ये कहकर जैसे ही अरसलान इसके कमरे से बाहर गया, शफक मुंह टेढ़ा करके अरसलान की नकल उतारते हुए बोली। तुम्हारा दोस्तों में घूमना फिरना बंद है? हूँ, जैसे पहले भी मुझे दोस्तों में जाने देते हैं। इसे नहीं पता था अरसलान इसकी बात सुन चुका है। वो वहीं से उल्टे कदमों से वापस आया। शफक की जब अपने कमरे के दरवाजे पर नजर पड़ी तो अरसलान को हाथ बांधे देख इसने तकिया उठाकर मुंह चुबाया था। सॉरी अरसलान भाई। अरसलान वहां से चला गया। अम्मी, मुझे आप आगे नहीं पढ़ना। आपसे साफ कह रही हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मुझसे आप बेशक घर के काम करवा ले, मैं वो कर लूँगी। शफक ने अपनी वालदा की मिन्नत की। शफक, तुम बहुत बुरा पिटोगी मुझसे। इतना परेशान मुझे किसी ने नहीं किया जितना तुम करती हो। अलिशबा ने पूरे सिंध में टॉप किया है। अनुषा भी हर साल ट्रॉफी लाती है। एक तुम हो कि हमारे सारे खानदान में नाक कटवा के रखती है। चलो जाओ, जाके पढ़ो, वरना मैं अरसलान के हवाले तुम्हें कर दूंगी। ये सुनकर शफक जिच हो गई। ये जा रही हूँ, जब देखो मुझे इस हलाकू खान का ड्रावा देती रहती हैं। अल्लाह मियाँ खुदा करे मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता भेज दें जो मुझे पढ़ने का बिल्कुल ना कहे। मेरी शादी इसी साल एक अच्छे नेक दिल इंसान से कर दे। मैं पूरे 100 नफल पढ़ूंगी, आमीन। शफक ने दुआया अंदाज में हाथ उठाकर कहा। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था और शफक की इबादत और दुआओं में भी तेज़ी आ चुकी थी। 2 दिन पहले अफ्तारी के बाद वो चाय बनाकर कमरे में लाई तो शफक की बड़ी बहन अलिशबा ने अम्मी को बताया कि वो ये रिश्ता कबूल नहीं करेगी, इसे स्कॉलरशिप पर बाहर जाके पढ़ना है। तभी शफक के तो कान खड़े हो गए। चाय की ट्रेस ने सामने टेबल पर रखी और वहीं बैठ गई। जुबैदा बेगम कहने लगी, अलिशबा चंदा, रोज़ रोज़ ऐसे अच्छे रिश्ते नहीं आते। तुम्हारे अब्बा इस रिश्ते पर बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर शफक के दिल में आया कि शायद इसकी माँ मुँह मांगी दुआ कबूल हो गई। शफक ने फ़ौरन ये कह दिया, अप्पिया अगर आप नहीं करना चाहती तो मैं कर लेती हूँ। मुझे तो वैसे भी पढ़ने का शौक़ नहीं है। आपको लाजमी स्कॉलरशिप पर बाहर जाकर पढ़ना चाहिए। अलिशबा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, मगर शफक तो अभी बहुत छोटी हो और तुम्हें पता भी है कि रिश्ता आया किसका है। मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, पूरे 18 साल 2 माह की हो चुकी हूँ और बालिग हूँ। शनाख्ती कार्ड तो बन चुका है और रह गई रिश्ते की बात तो मैं बिल्कुल मशरकी लड़की हूँ। यूँ अगर वो लड़का अम्मी अब्बू को पसंद है तो बस काफ़ी है। शफक ने लापरवाही से जवाब दिया, मगर कम अज़ कम एक बार इनसे बात तो कर लो, या कम अज़ कम नाम ही पूछ लो। अलिशबा ने संजीदगी से कहा, अरे आप ही जो कहो ना है
ہو جائے، میں ویسے بھی پڑھائی سے بچنا چاہتی ہوں، اور اگر اس بہانے زندگی آسان ہو سکتی ہے تو کیا برا ہے؟ شفق نے ہنستے ہوئے کندھے اچکا دیے، پھر اپنی والدہ سے کہنے لگی، امی آپ لوگوں کو صاف جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہاں کر دیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی، سوچ لو، بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا۔ شفق کہنے لگی، شکایت کیوں کروں گی، میں تو شکر کروں گی۔ بہرحال رشتہ پکا ہونے کا سندیشہ اسے انوشا نے سنایا تو تینوں بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ارسلان اور مدثر اس کے تائے ذات تھے اور ایک ہی گھر میں یہ سب رہتے تھے۔ رشتہ پکا ہوتے ہی منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور ان دنوں شفق ہواؤں میں خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ عید کے دن ہی منگنی کی تقریب ہو چکی تھی۔ شفق گلابی رنگ کے خوبصورت لباس میں نروس مگر خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ سب سے بات کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ابھی تک نہیں جانتی کہ تمہارا منگیتر کون ہے؟ انیشا نے شرارت سے پوچھا، جو ابھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ نہیں، اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔ ماں اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی ہوں، شفق نے ہنستے ہوئے کہا۔ انوشا نے آنکھیں گھمائی، تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو، انوشا نے کہا، پھر کہنے لگی، 18ویں صدی کی ہیروئن کی طرح اب کچھ شرماؤ۔ کیا تمہارے ہونے والے منگیتر اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں؟ شفق نے واقعی ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پھر وہ شخص اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہوش تک سب شفق کے اس وقت اڑے جب ارسلان کی کرخت آواز اس کے کان سے ٹکرائی، ہاتھ ادھر دو، لڑکی تمہیں ہتھ کڑی پہناؤ۔ شفق نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا اور جیسے اس کی نظریں ارسلان سے ملی، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ آپ اس کے لب کپ کپائے۔ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، ہاں میں، حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ شفق کا چہرہ فک ہو گیا، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، یہ کوئی مذاق نہیں شفق، یہ تمہارا فیصلہ ہے، میں نے تو بس تمہاری خواہش پوری کی ہے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیے۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر مجھے نہیں پتا تھا۔ شفق کی تو آواز حلق میں اٹک گئی۔ کیا ہوا شفق؟ ارسلان نے چپ کر سرگوشی کی۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، آخر تم نے خود ہی کہا تھا تمہیں پڑھنا نہیں ہے، شادی کرنی ہے۔ شفق نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رشتہ میرا ہے۔ ارسلان نے جملہ مکمل کیا اور مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ اچھا، اب زیادہ ڈرامہ مت کرو، سب دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھو، سیلفی اچھی آئے گی۔ شفق کو لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہو، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارسلان بھائی، میں یہ نہیں چاہتی تھی، شفق نے آہستہ آواز میں کہا جب سب مہمان انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ واقعی، مگر میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب بالکل ٹھیک ہوا، تمہیں پڑھائی پسند نہیں تھی، اب اگر پڑھو گی نہیں پھر دوسرا آپشن تو شادی ہی ہوتا ہے۔ ارسلان نے مزے سے کہا، مگر میں نے آپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ شفق، تمہارے سوچنے یا نہ سوچنے سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ تمہیں چچا چچی کا فیصلہ دل سے قبول ہے، بالکل فرما بردار بیٹیوں کی طرح، اور چچا چچی مجھے ہی پسند کرتے تھے، یہ الگ بات کہ الشبہ کے لیے، مگر میری قسمت میں تم لکھی تھی۔ شفق بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ واقعی اس کی اپنی غلطی تھی یا ارسلان پہلے سے ہی اس موقع کے انتظار میں تھا؟ رات کی گہری سیاہی نے پورے گھر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، ہر چیز خاموش تھی، مگر شفق کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے عجیب دن تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کا بیڑا غرق کر چکی تھی، اور وہ بھی ارسلان کے ساتھ۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، وہ دن ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ ارسلان جو ہمیشہ سخت رویہ اختیار کرتا تھا، جس کی موجودگی میں وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پاتی تھی، وہی اب اس کا منگیتر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا کامیاب، اتنا ہونہار، اور میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ تو مجھے تانے دیتا رہے گا۔ بابا اور تایا جان کا مشترکہ کاروبار ارسلان نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، ایک انجانے خوف سے اسے جگڑ لیا تھا۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اسے ارسلان سے بات کرنے دی۔ شفق دبے قدموں چلتی ارسلان کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا، اندر روشنی چل رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، شاید اسے واپس چلے جانا چاہیے، مگر پھر دل نے زور دیا، نہیں، یہ سب ختم کرنا ضروری ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ ارسلان نے نظریں اٹھا کر دیکھا، پھر مسکرا دیا، کیا بات ہے شفق؟ نیند نہیں آ رہی؟ شفق کے قدم زمین میں گر گئے۔ وہ کیسے اتنے اطمینان سے بات کر سکتا تھا جب اس کی پوری دنیا الٹ چکی تھی؟ ارسلان بھائی، اس کی آواز لرز رہی تھی، بس ارسلان، میرے نام کے کنگن پہن چکی ہو اب بھائی، تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ ارسلان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اب تو یہ رشتہ طے ہو چکا ہے، اب رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں۔ شفق نے بمشکل اپنے آنسو روکے، یہی تو مسئلہ ہے، یہ سب غلط ہو گیا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ اب ہو جائے گا۔ ارسلان نے حیرت سے ایک آئی برو اٹھائی،
गलत क्यों? हाँ, वो बेबसी से बोली, ये शादी गलत साबित होगी, मुझे पता है मैं आपके लायक नहीं हूँ। अरसलान ने बाजू बांध कर इसे दिलचस्पी से देखा। अच्छा तुम मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या बुराई है तुम में सिवाय नालायक स्टूडेंट के? हाँ, शफक ने बेख्तियार कहा, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, सब आपकी इज्जत करते हैं, आप हमेशा सबसे आगे रहते हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हम अरसलान ने सर हिलाया और शफक ने जल्दी से बात जारी रखी। मैं ज़िद्दी हूँ, निकम्मी हूँ, मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं हमेशा बचकाना हरकतें करती हूँ और वो उंगलियों पर गिनवा रही थी, और झूठ भी बहुत बोलती हूँ। अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। शफक चौंक गई। क्या मतलब? अरसलान आहिस्ता से इसके करीब आया। तुम वाकई खुद को इतना बुरा समझती हो? मैं तो नहीं समझता। क्यों नहीं समझते? आपको समझना चाहिए, इसीलिए आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। शफक ने एक ही सांस में पूरी बात की थी। अरसलान ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुरा कर बोला, लेकिन अब तो मंगनी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता और तुम्हें अब इस हकीकत को कबूल करना होगा। शफक बेयकीनी से इसे देखे गई। मगर मगर आपको तो कोई और मिल सकती थी ना, कोई और जो आपके लायक हो, जो जो तुमसे बेहतर हो। अरसलान ने जुमला मुकम्मल किया। शफक ने सर झुका दिया। हाँ, अरसलान हल्के से कहका लगाते हुए, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला जज्बात में कर लूँगा। शफक ने हैरत से सर उठाया। अरसलान ने नरमी से इसकी थोड़ी को छुआ और कहा, अगर मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो शायद तुम खुद भी नहीं देख पाई। शफक की आंखें भर आई। मगर मैं बस। अरसलान ने आहिस्ता से इसके लबों पर उंगली रखी। अब कोई बहाना नहीं, तुम मेरी मंगेतर हो और जल्द मेरी बीवी बनने वाली हो। शफक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरसलान ने आहिस्ता से इसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम जैसी निकम्मी लड़की के साथ गुजारा कर लूँगा, तुम शादी की तैयारी करो। शफक की सांसें रुक गई। ये मजाक है? वो फौरन बोली, बिल्कुल नहीं। अरसलान ने शरारत से कहा, मैंने फैसला कर लिया है और तुम्हें भी अभी से कबूल करना होगा। शफक ने एक लम्हे को इसकी आंखों में देखा और गहरी संजीदगी और किसी हद तक शरीर थी। वो हार गई थी। अब जाओ। अरसलान आहिस्ता से कहा, सोने की कोशिश करो, कल बहुत काम है। शफक ने आखिरी बार इसे देखा, फिर धीरे से सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। इसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। अपने कमरे में आकर शफक चक्कर पे चक्कर लगाने लगी। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं इस खड़ूस चंगेज खान से शादी नहीं करूंगी। सोच सोच शफक, कुछ सोच, वरना वो शख्स मुझे इंसान के बजाय कठपुतली बना देगा जो इसके हुक्म पर ही सांस लेगी। शफक अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन शुरू कर चुकी थी। अरसलान को इतना तंग करना है कि वो खुद ही इस मंगनी को ख़त्म कर दे। मगर वो भूल गई थी कि जिस अरसलान खानज़ादा को वो जानती थी, वो आसानी से किसी के बहकावे में आने वाला नहीं था। शफक होते ही शफक ने पहला सुबह होते ही शफक ने पहला वार करने का फैसला किया। वो जल्दी से किचन में कहीं नाश्ता बनाने का बहाना किया। इसकी वालदा खुश हो गई कि वो अब इनको किचन से निकाल चुकी थी। खास तौर पर इसने अरसलान के लिए आमलेट में मिर्ची बहुत तेज़ कर दी और इसकी चाय में नमक डाल दिया। सब कुछ टेबल पर रखकर वो बेचैनी से इंतज़ार करने लगी कि कब अरसलान बहलाने वाला ले और गुस्से में आकर कहे, ये लड़की मेरे लायक नहीं। मंगनी ख़त्म। लेकिन अरसलान ने बगैर कोई तासुर दिए नवाला लिया, आराम से खाया, चाय का घूंट लिया और बस एक नज़र शफक पर डाल कर कहने लगा, चाय का जायका नया है, आज कुछ अलग तजर्बा किया है। शफक का मुंह खुला का खुला रह गया। एनीवे, नॉट बैड। शफक दिल ही दिल में कुर्के रह गई। ये आदमी इंसान है या पत्थर? इसने दिल में सोचा। जब नाश्ते का हमला नाकाम हो गया तो शफक ने दूसरा हरमाज मारने का सोचा। ज़िद्दी और नाफरमान बनने का ड्रामा। अरसलान की ज़िंदगी असूलों के मुताबिक चलती थी। वो वक्त का इंतहाई पाबंद था। अगर इसे सुबह 9 बजे दफ्तर जाना होता तो 9:49 पर वो गेट से निकल जाता था। बस यही कमज़ोरी थी जिसे शफक ने निशाने पर लेने का सोचा। इसने गाड़ी की चाबी छुपा दी। अरसलान ने सारा घर सर पर उठा लिया कि गाड़ी की चाबी कहाँ गई। सब लोग चाबी ढूंढ रहे थे। शफक ने लान के गमले में रखी थी। हाजिर ने चाबी ढूंढ कर इसे दी थी। अरसलान कहने लगा, मैं रात को आकर इसे छोड़ूंगा नहीं जिसने ये हरकत की है। लेकिन इस बात पर शफक बच गई। कभी वो इसकी शर्ट इस्त्री करते हुए जला देती, इसके शूज़ के तस्मे गलत बांध देती, वो उसे छोड़ के रह गया था। लेकिन अभी तक इसने ये नहीं कहा था, मुझे शफक जैसी चाहिए से शादी नहीं करनी। शफक की अब तक आजमाए सारे हरबे नाकाम हुए थे। अब शफक ने फैसला कर लिया, सीधे तरीके से वार करे। इसने घर में ऐलान कर दिया, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी।
मैं एक आज़ाद लड़की हूँ, अब से मैं अरसलान भाई की दी हुई रकम नहीं लूँगी। सब हैरान हो गए, वो घर में सबसे ज़्यादा ज़िद्दी और लाडली थी, इसीलिए अपनी ही करती थी। अरसलान ने बस एक नज़र इस पर डाली और कहा, अच्छी बात है, खुद मुख्तियार बनने में कोई बुराई नहीं, आज से तुम्हारी खर्ची बंद। शफक ने गुस्से से मुठियाँ भींच ली। इसे लगा ये सुनकर अरसलान वजह पूछेगा, मगर वो तो मान गया। वो अरसलान को जिच करना चाहती थी, लेकिन वो तो हर बार मजीद संजीदगी से जवाब देता था। शफक ने आखिरी हथियार आजमाने का फैसला किया। अगर अरसलान खुद इससे जान नहीं छुड़वा रहा तो इसे मजबूरन वो तरीका इख्तियार करना था जो सीधा इसकी मंगनी ख़त्म करवा दे। अगर अरसलान को लगे कि मैं किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती हूँ तो वो बगैर खुद सोचे समझे खुद ही मंगनी तोड़ देगा। ये सोचकर शफक ने एक पुराना जानने वाला तैमूर ढूंढा और इसे अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ एक रेस्टोरेंट में बैठना है और मेरे साथ मोहब्बत भरी बातें करनी है, बदले में 5,000 रुपये। शफक ने चबकते नोट इसके सामने रखे। तैमूर पहले तो हैरान हुआ, फिर नोट देखकर फौरन हामी भर ली। बहुत आसान काम है, शफक बीबी इसने मज़े से कहा। वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठने के पैसे कौन नहीं लेना चाहेगा। शफक ने आंखें घुमाकर इसे घूरा, ज़्यादा मत मनाओ, बस वो करो जो कहा है। शफक ने इसे फ्री नहीं होने दिया था। शफक जानबूझकर वही रेस्टोरेंट चुना जहाँ अरसलान की बिजनेस मीटिंग के लिए अरसलान की बिजनेस मीटिंग थी। जब वो वहाँ पहुंची तो इसने तैमूर से कहा, बस कुछ देर तक तुम्हें मोहब्बत भरे डायलॉग बोलने हैं, ताकि अगर अरसलान ये देखे तो गुस्से में आ जाए और ये समझे कि मेरा तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है। वो मंगनी तोड़ दे। तैमूर हल्का सा मुस्कुराया, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा ड्रामा करूंगा कि हॉलीवुड भी मुझे साइन कर ले। शफक को ये बात पसंद तो ना आई, मगर वो खामोश रही। जैसे ही अरसलान अपनी बिजनेस क्लाइंट के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, सामने शफक को एक लड़के के साथ बैठा देखकर हैरान हुआ। रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठकर शफक ने तैमूर के हाथ पर हाथ रखा और मसनूई शर्माते हुए बोली, तुम जानते हो ना तैमूर, मैं हमेशा से तुम्हें चाहा है। तैमूर ने फुल एक्टिंग में कहा, हाँ शफक, मुझे भी लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। बात सुनो अरसलान, क्या इधर ही देख